आधी रात को मेरी आंख खुलती तो मेरे पापा मेरी टांगों वाली साइड की तरफ चारपाई को पकड़े बैठे होते। मैं पापा से पूछती तो वह बस यही कहते कि बेटी मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर दो, और वह भाग कर अपने कमरे में चले जाते। अचानक मेरा पेट भरने लग गया, जैसे किसी प्रेग्नेंट औरत का हो। मैं बड़ी हैरान थी, मुझे अपने पापा पर शक होने लगा। एक रात मैंने अपनी चारपाई पर तकिया रख दिया और खुद छुप कर बैठ गई। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे पापा हर रात मेरे साथ। मेरा नाम पलक है, प्यार से मुझे सब लोग परी कहा करते हैं। मेरी उम्र 15 साल थी। माँ मोहल्ले के सब लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी, जिससे घर का गुजर बसर चलता था, जबकि मेरे पापा घर में नकारा बैठे रहते थे। एक दिन अचानक भागते हुए, हाँफते कांपते घर में दाखिल हुए। फौरन से दरवाजा बंद करते अपने सीने पर हाथ रखते खड़े हो गए। मैं सामने ही चारपाई पर बैठी हुई थी, इसलिए जल्दी से उठकर पापा की तरफ बढ़ी थी और उनसे पूछने लगी थी, पापा क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? और ये आपने अपने सीने पर हाथ क्यों रखा हुआ है? आपके सीने में दर्द हो रहा है तो बताओ मुझे पापा। मैंने परेशानी के इल्म में रोते हुए पापा से पूछा था, लेकिन पापा बगैर कोई जवाब दिए यहीं पर खड़े गहरी गहरी सांस भरने लगे थे और अपनी सुर्ख डोरे वाली आंखें मुझ पर गाड़े मुझे घूरने लगे थे। मुझे पापा की हालत काफी अजीब सी लग रही थी, बदहवास सी। मुझे अंदाजा हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दौड़कर पास मौजूद किचन में जाकर मटके से एक गिलास पानी भरकर फौरन पापा के पास लेकर आई थी और पानी का गिलास पापा की तरफ बढ़ाया था। पापा ने जल्दी से पानी का गिलास मेरे हाथ से लेकर मुंह को लगाया था और पानी पीते हुए भी वह मुझे घूर कर देख रहे थे, जबकि उनका एक हाथ उनके सीने पर मौजूद था। मैंने आगे बढ़ते हुए पापा का सीना मसलना शुरू कर दिया था और पूछा, पापा क्या अभी भी सीने में दर्द हो रहा है? अगर बहुत ज्यादा है तो मैं आपको यहाँ पास में शबीर साहब का क्लिनिक है, मैं ले चलती हूँ। वे आपको कोई ना कोई ऐसी दवाई जरूर देंगे जिससे आपका दर्द फौरन आराम आ जाएगा। मैं इतनी देर से बोले जा रही थी, लेकिन पापा मेरी बात नहीं सुन रहे थे, बल्कि अब तो मुझे ही लग रहा था जैसे वे मुझे सर से लेकर पाँव तक बार बार देख रहे हैं। मैंने इन सब चीजों को अपना वहम समझा और पापा को बाजू से पकड़कर चारपाई पर जाकर बिठा दिया। पापा मैं जाकर अम्मी को बुला कर लाती हूँ। माँ सिलाई के पैसे लेने के लिए पड़ोस की खाला के घर गई हैं। पापा की तबीयत खराब की वजह से गलती से मेरे मुंह से पैसों का जिक्र निकल गया था, जबकि मैं जानती थी पापा को माँ के पैसों का पता चल चुका है तो वह माँ के आते ही माँ से पैसे छीन लेंगे, और अगर माँ ने पैसे देने से मना किया तो वह उनके साथ मारपीट करेंगे। ये सारी गलती मेरी जुबान की वजह से हुई थी। मेरी जुबान जो इतना तेज चलती रहती थी, मैंने गलती से फट फट सब कुछ बोल दिया। हालांकि माँ जाने से पहले मुझसे मना कर गई थी कि पापा के सामने पैसों का जिक्र बिल्कुल न करना, लेकिन बुरा हो मेरी जुबान का जिसने माँ का सारा सच बोल दिया। मैं पहले ही पापा की तबीयत की वजह से डर गई थी, लेकिन अब अम्मी की वजह से मुझे और परेशानी ने घेर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि पापा माँ को छोड़ने वाले नहीं हैं। बेख्याली में पापा के पास चारपाई पर बैठ गई और पापा मुझे बहुत करीबी से देख रहे थे। मुझे भूख लग रही है, जाकर मेरे लिए कुछ रोटी और खाना बना कर लाओ। तुम्हें पता है मुझे बासी खाना नहीं पसंद है, पापा ने मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा था। मुझे उनकी हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी। मैंने जल्दी से किचन का रुख किया था और माँ के आने से पहले मैंने पापा को ताज़ी 2 रोटियां बनाकर सुबह की बची हुई दाल के साथ दे दी। उसी वक्त बाहर का दरवाजा बजा था। इससे पहले कि मैं भागकर बाहर जाकर दरवाजा खोलती और माँ को आगाह करती, मुझसे पहले पापा तेजी से भागते हुए दरवाजे के पास चले गए और दरवाजा खोलते हुए माँ को देखने लगे। माँ ने पापा के साइड करते हुए घर के अंदर कदम रखा ही था कि पापा ने माँ के पल्लू से बंधे पैसे फौरन खोल लिए थे और अपने गुटके वाले दांत दिखाते हुए माँ की आंखों के सामने कैसे लहराते वे बाहर की तरफ बढ़ गए। माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि मेरा वास्ता भी दिया, लेकिन पापा ना रुके और गाली बकते हुए बाहर चले गए। हमने बेबसी से खुले दरवाजे को देखा और माँ रोते हुए मेरी तरफ आई और मुझे पीटना शुरू कर दिया। कमबख्त कहीं की, तुझे तेरी ज़बान पर काबू ना किया गया। 1000 बार कहा है सोच समझ कर बोला कर। इस बार भी तूने अपने पापा के सामने उगल दिया ना कि मैं पैसे लेने गई हूँ, इसलिए वे आते ही वे पैसे लेकर फरार हो गए। अब जाएगा जाकर
उस अड्डे पर बैठकर मेरी हलाल की कमाई अपने जुए में और नशे में उड़ाकर रात को घर आएगा। अब तू क्यों मेरे सामने खड़ी है? जा, दफा हो जा। एक ठंडा पानी का गिलास लेकर आना मेरे लिए। तुम बाप बेटी ने मेरी जिंदगी को अजाब बना कर रख दिया है। माँ ने कोसते हुए मुझे डांट कर पानी लाने को कहा। पिछले 6 महीने से माँ को खांसी ने ऐसा जकड़ा था कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और कपड़े सिलाई करते हुए पाई पाई मेरी शादी के लिए जमा कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी पापा तो मेरे लिए कुछ करने से रहे। जब मैं उनको डॉक्टर के पास जाने को कहती, उसका एक ही जवाब होता था, जितने पैसे डॉक्टर लेगा इतने पैसों में तेरे लिए अच्छा सा सूट लेकर सिलाई कर देती हूँ। माँ ने हंसकर मुझे ऐसा कहा था, लेकिन माँ की हालत और बेबसी देखकर मुझे हंसी नहीं बल्कि माँ पर अफसोस हो रहा था, जिसने अपनी सारी जिंदगी एक जुआरी इंसान के साथ गुजार दी थी और अभी भी वह इसकी ही औलाद के लिए सोच रही थी। मैंने माँ के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए दोनों हाथों को चूम लिया था और अपनी आंखों से लगाते हुए रो पड़ी थी। माँ ने मुझे अपने सीने से लगाते हुए मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा था, तू क्यों रो रही है पगली? मैं अभी तक जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं तेरी हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। चल उठ जा, रोना बंद कर और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। तेरा वह बुढ़ा हराम बाप तो पैसे लेकर भाग गया। अब मुझे जो पैसों के कपड़े मिले हैं वह सिलाई करने हैं। आज रात ऐसा ही करती हूँ, सुबह को पैसे ले आऊंगी। उससे पहले बाप को उन पैसों का पता लगे, मैं तेरे लिए 2-4 जोड़े बाजार से ले आऊंगी और खुद अपने हाथ से उनको बहुत खूबसूरती से सिलाई करके शादी के लिए संभाल के रखूंगी। मुझे पता है अभी तेरी उम्र शादी वाली नहीं है, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं डर जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तेरा दहेज अभी से ही बनाना शुरू कर दूँ। माँ ने हाथ फेरते हुए मेरे सर पर कहा था। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और माँ को खाना खिलाने के लिए किचन में चली गई। माँ को खाना खिलाने के बाद माँ तो सिलाई करने के लिए चली गई थी और मैं अपनी चारपाई पर आकर बैठ गई थी। मैं तो जिंदगी में होने वाले बातों को सोच रही थी। आज माँ की आंखों को देखकर मुझे शक तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होनी शुरू हो चुकी थी। पता नहीं पापा के दिमाग में क्या क्या चल रहा था। मैं उन सब से अनजान थी, बस माँ की मुश्किलात को कम करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था अब से मैं भी माँ का हाथ बटाया करूँगी और कपड़े सिलाई करना सीखूंगी। अगले रोज मैंने माँ से जिद लगाना शुरू कर दिया, माँ मुझे कुछ भी नहीं सीखना है, बस मुझे कपड़े सिलाई करना सीखना है। तुझे इतनी खांसी रहती है, इलाज नहीं करवा सकती मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि पैसे बर्बाद हो जाएंगे इलाज पर। इसलिए मैंने सोच लिया है अब मैं खुद कपड़े सिलाई करना सीखूंगी और उन पैसों से आपका इलाज करवाऊंगी। और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो खाना बंद कर दूंगी, फिर मुझे ऐसे ही भूखा देखती रहना। और आप जानती हैं मैं जिद की कितनी पक्की हूँ। फिर माँ की एक न चली और मैंने कपड़े सिलाई करना सीख कर ही दम लिया। पापा रोज बुरी हालत में घर आते, उन्हें अपना होश ना होता था। वह हम दोनों पर क्या गौर करते, माँ इसमें भी खुश थी कि शुक्र है अब चकचक से बच जाती हूँ। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलने वाला था? जैसे ही पापा के पैसे खत्म हो गए, पापा फिर से अपने रवैये पर वापस आ गए थे। वह रोज आते और माँ को खूब मारते पीटते थे और मुझ पर एक कयामत आ गुजरी थी। जब इस रोज माँ को बहुत खांसी हुई, मैंने माँ को सिरप पिलाया तो उसे कुछ आराम हुआ था कि उसी वक्त पापा लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ घर में दाखिल हुए और माँ को बालों से पकड़कर एक कमरे में ले जाने लगे। जल्दीबाजी में वह बाहर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ आए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और माँ को पापा की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की। पापा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, माँ को छोड़ दो। माँ की हालत बहुत खराब है, वह मर जाएगी। मैं पापा से माँ की जान की भीख मांग रही थी, लेकिन पापा का होश होता तो मेरी कोई बात समझ में आती। पापा ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और माँ को लेकर कमरे में बंद हो गए। कमरे से माँ के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी दरवाज़ा पीटने में लगी हुई थी, लेकिन अंदर से कुंडी लगे होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैं बाहर रोते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, जब 5 मिनट बाद ही अचानक हर तरफ सुकून छा गया था। चारों तरफ मौत की सी खामोशी छा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल खौफ से हो रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत हो जाने का एहसास हुआ था। मैंने अभी दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जब अचानक दरवाज़ा खुला और पापा मुझे देखकर बौखला कर बाहर की तरफ भागे थे। मैंने अपने दिल को समझाते और डरते डरते जब कमरे में कदम रखा, तब माँ मुझे चारपाई की
एक तरफ बेसुध सी गिरी हुई मिली थी। माँ को यूं देखते मैं चीख मारते उसकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन माँ का जिस्म बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हुआ था। मैंने माँ को हिलाया था, माँ उठो, क्या हुआ आपको? देखो पापा चले गए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं माँ, उठो। मैंने माँ को भी झंझोड़ते हुए कहा, लेकिन माँ कोई हरकत ना कर रही थी। मैं जल्दी से पानी लेकर माँ के चेहरे पर डालने लगी, लेकिन माँ ना उठी। और उस दिन मेरी चीखें सुनते मोहल्ले वाले घर आए थे। तब तक एक कयामत मुझ पर टूट कर गुजर चुकी थी। मुझे अपने पापा से बहुत नफरत हो गई थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। एक बाप था जिसे खुद का होश ना था, मैं मेरा क्या ख्याल रखता। इस रात मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मुझे अपनी माँ की मैयत से लिपटे और रोते हुए देखकर सबकी आंखें आंसू से भर आई थी। लेकिन जाने वाला अगर रोने से लौट कर वापस आ जाता तो आज सब जिंदा होते। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने बोलचाल बंद कर दी थी। सारा सारा दिन यूं ही कमरे में पड़ी रहती। पापा एक हफ्ते बाद वापस आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ भी शर्मिंदगी का आसार नजर नहीं आ रहा था। सबको यही लगता था कि माँ बीमारी की वजह से मरी है, क्योंकि माँ को पिछले कुछ महीनों से बहुत खांसी लगी हुई थी और सबका ये कहना था कि माँ को टीबी हो चुकी है। लेकिन मैं जानती थी कि माँ अपनी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि पापा ने माँ का कत्ल किया है। अगर मैं लोगों को यकीन दिला भी देती तो खुद कहाँ जाती। अब मेरे पास एक सहारा मेरा बाप था। मोहल्ले की औरतें अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी और मुझसे अफसोस का इजहार करती थी और कुछ पैसे या खाने पीने की चीजें दे जाती थी। लेकिन फिर अचानक से न जाने पापा को क्या हुआ। पापा रोज खुद खाने पीने की चीजें घर ले आते थे और उन्होंने गुस्सा करते हुए मोहल्ले की औरतों का घर आना जाना बंद कर दिया था। मैं पापा की इस हरकत की वजह से काफी हैरान और परेशान थी, क्योंकि पापा अब मेरी जिम्मेदारी उठाने लगे थे। रोज रात को सोने से पहले मेरे लिए जलेबियां लेकर आते थे, जिनको खाते ही मैं गहरी नींद चली जाती थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था। मेरी आंख सुबह 11 बजे से पहले कभी भी नहीं खुलती थी। मुझे यही लगा था कि पापा को माँ की मौत का गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वे सही रास्ते पर आ गए हैं। अब मैं पापा के इस बदलते रवैये से परेशान रहने लगी थी। अब मैं इस बात से खुश होने लगी थी, अपने रब का शुक्र करती थी कि मेरे पापा को उसने हिदायत दी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। एक रात मैं अपनी चारपाई पर लेटी सो रही थी, जब मुझे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो पापा मेरी चारपाई के पास बैठे मेरे पैर पकड़कर रो रहे थे। मैंने उठकर देखा तो 4 बजे का वक्त था। पापा की इस हरकत से मैं काफी परेशान हुई। मैं पापा से पूछती तो वह बस यही कहते कि बेटी, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर दो, और वे भागकर अपने कमरे में चले जाते हैं। मुझे भी उनकी हरकत काफी अजीब लगती थी और अब ये रोज रोज होने लगा था। जब मैं सोकर उठती तो जिस्म दर्द से टूटा रहा होता था, जैसे किसी ने बहुत ही भारी पहाड़ मुझ पर रख दिए हो। मैं अपने अंदर होने वाले दर्द से काफी परेशान रहती थी। इस बात को कई 1 महीना गुजर चुका था और अब तो रोज ही ऐसा होने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पापा ने मेरा घर से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वह तो मुझे दरवाजे में खड़े होकर बाहर झांकने भी न देते थे। एक रोज जब पापा को आने में देर हो गई तो मैंने घर के दरवाजे में सर निकाल कर बाहर देखना चाहा। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। माँ के मरने के बाद तो पापा 5 बजे से पहले घर आ जाया करते थे। मैंने जब दरवाजे से सर बाहर निकाला तो पड़ोस में मौजूद खाला मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। वह मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। मुझे हैरानी हो रही थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा अपने सर पर सही किया और चेहरे को जरा ढककर खाला से पूछा था, खाला क्या बात है, आप मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रही है? बदले में खाला ने कोई भी जवाब दिए बगैर एक नफरत भरी नजर मुझ पर डाली और मुंह मोड़ते हुए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। खाला की हरकत मेरी समझ से बाहर थी। शायद मैंने अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, इसलिए इतने दिनों बाद मुझे देखकर वह हैरान रह गई। मुझे जो वजह समझ आई मैंने वही सोचने में खुद को बेफिक्र कर दिया। लेकिन अब मैं रोज रोज जलेबी खाकर थक गई थी, इसलिए अगली रोज पापा मेरे लिए जलेबी लेकर आए तो मैंने खाने से इनकार कर दिया। मेरी बात सुनते पापा के चेहरे का रंग फीका हो गया था। पापा क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? पापा के चेहरे का रंग देखकर मैंने पापा से सवाल पूछा था। पापा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए मुझे गुस्से से देखकर बोले, मैंने तुमसे पूछा नहीं है। जब मैंने कहा है कि तू जलेबी खाएगी तो इसका मतलब खाएगी।
पापा क्यों रोज़ ज़बरदस्ती मुझे जलेबी खाने की बात करते थे। मैंने पापा को हैरान और परेशान नज़रों से देखा था, लेकिन पापा मैं जलेबी रोज़ खा खा कर तंग आ गई हूँ। मैंने पापा से कहा था तो वह बोले, अच्छा ठीक है, कल से मैं तेरे लिए कुछ और लेकर आया करूँगा, लेकिन आज तो यही लेकर आया हूँ। देख मैं तो खाता नहीं ज़्यादा मीठा, अगर तूने नहीं खाया तो फिर ख़राब हो जाएगा, और इसको ख़राब नहीं करते, गुनाह मिलता है। पापा ने बात को संभालते हुए मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। बल्कि मेरे लिए रोज जलेबी लेकर आना, उसके बाद रात में पापा का यूं मेरी चारपाई पकड़कर फूट फूट कर रोना और मेरा सुबह देर से उठना, ये मुझे शक में डाल रहा था। मैं गहरी सोच में थी और पड़ोस की खाला का मुझे यूं देखना, ये सब बातें पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी लग रही थी। उन सब बातों का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। और अचानक मेरा पेट भरने लग गया, जैसे किसी प्रेग्नेंट औरत का हो। मैं काफी परेशान हो गई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैं तो अभी तक कुंवारी थी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर मेरे जहन में सारी बातें घूमने लगी। लेकिन मैं बड़ी हैरान थी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ना आता था, और जो आता रहता था वह मेरा सगा बाप था। अब मुझे अपने बाप पर शक होने लगा। इन सवालों से परेशान होकर एक रात मैंने प्लान बनाया, जिससे मुझे पूरा यकीन था सच सामने जरूर आ जाना था। उस रोज जब पापा जलेबी लेकर आए तो मैंने झूठ मूठ की जलेबी खाने का ड्रामा किया। उसके बाद रात होते ही मैंने अपनी चारपाई पर तकिया इस तरह रख दिया था कि ऐसे लगे जैसे मैं चारपाई पर सो रही हूँ, और खुद छुप कर बैठ गई। अभी मुझे छिपे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे, जब जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी रूह कांप गई। क्योंकि मेरा बाप अकेला कमरे में नहीं आया था, बल्कि उसके साथ 2 और मर्द थे। पापा सर झुकाए एक तरफ खड़े थे। शायद पहले वे यह गुनाह अपने होश में नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ होगा तब देर हो चुकी थी, और अब वह लोग शायद पापा को ब्लैकमेल करते हैं। मेरे छोटे से जहन ने एक बार फिर पापा की तरफदारी की थी। मैं उसकी सगी बेटी थी, भला वह खुद से ही अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते थे। लेकिन उसके बाद उन तीनों के बीच हुई बातों ने मुझ पर हर राज खोल दिया था। मेरा बाप ही मेरी इज्जत का सौदा कर चुका था। जैसे ही उन्होंने चारपाई से चादर हटाई तो मेरी जगह तकिए को देखकर उन तीनों के रंग उड़ गए थे। उस वक्त पुलिस की गाड़ी भी बाहर ही खड़ी थी, और थोड़ी देर में ही पुलिस के साथ मेरी वही पड़ोस वाली खाला भी अंदर आ गई थी। उस रोज जब मुझे शक हुआ था, अकेले में खाला से मिलने गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि रोज रात को तुम्हारे घर में अलग अलग 2 मर्द आते हैं। खाला की बात पर मुझे यकीन तो बिल्कुल ना आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वाकई में इतनी गहरी नींद सोती थी कि मुझे तो कुछ खबर ही ना होती थी। उस वक्त खाला ने मुझे मशवरा दिया कि तुमने जलेबी नहीं खानी है, और मुझे छुपकर बैठकर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए कहा। पुलिस ने पापा के साथ उन 2 मर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया था, और अब मैंने सच भी बताया था कि मेरी माँ बीमारी की वजह से नहीं मरी है, बल्कि कमरे में जाते ही मेरे बाप ने उन्हें जबरदस्ती उनको जहर दिया था। जब माँ के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया था तो उन्होंने वह साफ करके सारे सबूत मिटा दिए थे। सबको माँ की बीमारी का मालूम था, इसलिए किसी ने भी गौर नहीं किया और उन्हें कुदरती मौत समझते रहे। और वे कर्ज और जुए में इस कदर डूब चुके थे कि इन्होंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया था। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ऐसा कुछ भी ना होने देती। उन्होंने सबसे पहले मेरी माँ को रास्ते से हटाया था, और उसके बाद बड़े आराम से मेरे दिल में अपनी जगह बनाते हुए मुझे रोज वह नशा और जलेबियाँ खिलाते रहे, जिनको खाने के बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं रहता था। वे अपनी इस लत में इतना गिर चुके थे कि भूल गए थे जो सब कुछ वे कर रहे थे वे किसी गैर के साथ नहीं, बल्कि अपनी ही सगी बेटी के साथ कर रहे हैं। मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। जब मेरे कुछ टेस्ट करवाए गए तो मालूम हुआ कि मैं पिछले 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, और एबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता था। और इसमें इस मासूम की कोई गलती भी ना थी कि मैं पापा की सजा इस बच्चे को देती, और ये कोई ड्रामा नहीं था, हकीकत थी। इसलिए वो जैसी लड़की के साथ किसी ने भी शादी नहीं की थी। मेरे अपने सगे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं ये तक नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। मुझे खुद से घिन आने लगी थी। लोगों का काम है बातें बनाना, और वहाँ पर भी लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए मजबूरन मुझे अपने गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाना पड़ा, जहाँ पर मैंने सबको यही कहा था कि मेरा पति मर चुका है। कुछ महीने बाद मैंने बेटे को जन्म दिया, और मैंने सोच लिया था कि मैं अब उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। अपने अतीत का साया भी अपने बच्चे पर पड़ने नहीं दूंगी। लेकिन हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं। लोगों की बातों और ताने यहाँ तक मेरा पीछा कर रही थी कि एक रात उन सब चीज़ों से मजबूर होकर मैंने एक खत में अपने बेटे को यतीम खाने में भेजने को लिखकर खुदकुशी कर ली।
ये मशवरा मर्दों का मशवरा है। यहाँ पर एक औरत गलत ना होते हुए भी गलत ही ठहराई जाती है। आपको क्या लगता है, पापा ने जो कुछ भी किया, कोई सगा बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन नशे करने वाले लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि उनके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।